हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। नाम है कॉस्ट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। खाली इसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड हुआ है, तो ये टॉपिक वहाँ है। और कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कॉस्टिंग रिलेटेड चीज़ें होती है तो ये टॉपिक अक्सर होता है। हिंदी में इसको लागत समाधान विवरण पत्र कहते हैं। वैसे जनरली आपने पैटर्न देखा है कि मैं एमसीक्यूज़ कराना शुरू कर देता हूँ, पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ पे आने से पहले मैं आपके 10 मिनट लूँगा। 10 मिनट में आपको ये चैप्टर इनफैक्ट पूरा समझ में आ जाएगा। अगले 50 मिनट में आप उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे इस 10 मिनट के कॉन्सेप्ट को हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखा, पर मेन खेल शुरू के 10 मिनट का ही है। चलिए, तो अब अपन बात यहाँ से शुरू करते हैं कि इससे पहले अगर आपने कभी बचपन में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखा है तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, क्योंकि एक लॉजिक लगाना आपको वहाँ आ गया होगा। नहीं भी सीखा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, एक हमारे पास पासबुक होती है और एक हमारे पास कैश बुक होती है। दोनों ही वैसे हमारे पास होती है, पर यह होता है कि पासबुक में बैंक वाले या बैंक की मशीन एंट्री करती है और कैश बुक में हमारा अकाउंटेंट एंट्री करता है। तो ये जो बैलेंस दिखाती है और ये जो बैलेंस दिखाती है, बाय द वे अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है ये बताने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों है। जस्ट इतनी बात है। उसी तर्ज पे यहाँ पे इस टॉपिक में समझो ये एक अकाउंटेंट है और एक और ये वाला अकाउंटेंट है। ठीक है, अब आप याद करो, जैसे आप स्टडी शुरू करता है, बच्चा कॉमर्स लेता है तो पहले वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ता है और फिर जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता है तो वहाँ पे वो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए P&L, इनफैक्ट ट्रेडिंग एंड P&L बनता है। मैं मेन P&L बोलूँगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा उसके लिए वो P&L अकाउंट बनता है, आगे मैं समझाऊंगा अभी उसको। और जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग सीखता है तो वहाँ पे वो एक कॉस्ट शीट बनाता है। ठीक है, DRCR नहीं करता, चीज़ें लिखता जाता है और एक शीट बनाता है। आप गौर करेंगे P&L से भी आपको प्रॉफिट पता लगता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी नतीजा हो वो पता लगता है, और जो कॉस्ट शीट है वहाँ से भी आपको प्रॉफिट और लॉस का नतीजा पता लगता है। अब यहाँ से आ जाइए, मैं आगे बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, ठीक है, सोचो ये हमारा P&L है, ये जो अकाउंटेंट हैं इन्होंने तैयार किया। इन्होंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, जितनी भी इनकम है वो सब क्रेडिट साइड में लिखी, जितने भी एक्सपेंसेस हैं चाहे ऑफिस के, चाहे मार्केटिंग सेलिंग के, चाहे फाइनेंशियल हैं, वो सारे इन्होंने एक्सपेंसेस लिखे। हुआ क्या, सपोज करो इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट निकाला 6 लाख रुपए कि 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। वहीं जो दूसरा बंदा है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहे हैं, उस कॉस्ट अकाउंटेंट ने भी ऐसी कॉस्ट शीट बनाई। ये टॉपिक में एंटर होने से पहले आपको ट्रेडिंग P&L अच्छा आना चाहिए और आपको कॉस्ट शीट की भी समझ, जो यूनिट कॉस्टिंग में अपन सीखते हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट शीट में ऐसा बनता है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, लास्ट में सेल के गैप से प्रॉफिट आता है। देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट आया, सपोज करो यहाँ पे प्रॉफिट आया 7 लाख रुपए, और सोचो ये दोनों अपने इस बॉस के पास गए। अब एक बंदा कह रहा है कि सर अपन ने 6 लाख कमाया, एक बंदा कह रहा है कि सर अपन ने 7 लाख कमाया। तो बॉस ऑब्वियस ही बात है गुस्सा करेंगे, यार तुम दोनों में से एक तो गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही फर्म के एक ही साल के दोनों के नतीजे अलग अलग आए। एक बार के लिए बॉस की बात सही लगती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ प्रॉफिट अलग आए और यहाँ प्रॉफिट अलग आए। और अब आपको और मुझे, जो अपन यहाँ हैं, आपको और मुझे एक स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा। उसका नाम है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो बॉस को हम बताएंगे, इनको हम देंगे कि सर इन दोनों में 1 लाख का अंतर
इस वजह से आ रहा है। वो एक वजह हो सकती है, दो वजह हो सकती है, या वो तीन चार पांच वजह हो सकती है, जिनकी टोटल की वजह से 1 लाख का अंतर आ रहा है। इट्स नॉट अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हम कोई एरर रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे। होगा क्या इस चैप्टर में अभी अपन देखेंगे, इसीलिए मैंने तुमसे 10 मिनट मांगे थे। इस चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ जो खर्चा लिखा जाता है वो लिखा जाता है, समझो एक्चुअल खर्चा होने के बाद, और यहाँ पे जो खर्चा लिखा जाता है कई बार वो एस्टिमेटेड होता है। यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि यहाँ पे एक्सपेंस बोलते हैं और यहाँ पे उस चीज़ को ओवरहेड बोलते हैं। ये तो क्या है, बोलने का एक तरीका है। हिंदी में इसको व्यय बोलेंगे, इसको ऊपरी व्यय बोलेंगे, वो कोई बात नहीं है। मेन बात यह है कि यहाँ जो फिगर होते हैं वो होते हैं एक्चुअल, और यहाँ होते हैं एस्टिमेटेड, क्योंकि कॉस्टिंग की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो एक अंतर तो यहाँ से आ जाता है। तो क्या क्या अंतर आ सकते हैं, क्यों अंतर आ सकता है, पहले अपन वो बात समझ लेते हैं। पूरे चैप्टर का समरी सार इस टेबल में है, और जहाँ जो पहली पहली स्लाइड है ना, वो पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी। वहाँ पे देखो कई आइटम ऐसे होते हैं, मैं अब अंतर बता रहा हूँ कि अंतर क्यों आएगा, वाई देयर विल बी अ डिफरेंस। इसको पहले यूँ समझ लीजिए, ये बहुत आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बार जैसे ये यूँ संख्या लिखी हुई होगी ना, तो ये इधर से पड़ेगा तो इसको कुछ और दिखाई देगा, इधर से पड़ेगा तो इसको कुछ और दिखाई देगा। एक को 6 दिखाई दे सकता है, दूसरे को दूसरे पर्सपेक्टिव से 9 दिखाई दे सकता है, अगर वो अलग अलग एंगल से देख रहे हो तो। ठीक है, अलग अलग दिशा, अलग अलग एंगल से देख रहे हो तो। देखिए होता क्या है, कई आइटमें, सबसे पहले मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कई आइटमें ऐसी होती हैं जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही रिकॉर्ड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ट्रेडिंग पीएनएल में। वो आइटमें कॉस्ट शीट में नहीं जाती। कुछ ऐसे आइटमों का आप याद कर लो ताकि आपका आगे का चैप्टर बिल्कुल स्मूथ रहेगा। जैसे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको सही कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता। जो डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, पेनल्टीज एंड फाइन्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कई आइटमें ऐसी हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल में होती हैं पर वो कॉस्टिंग में नहीं होती। तो ऑब्वियस ही बात है, एक जना एक्सपेंस को लिखेगा और एक जना एक्सपेंस को नहीं लिखेगा तो रिजल्ट अलग आएगा। कई आइटमें होती हैं जो इनकम के आइटम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ये आइटमें पीएनएल के सीआर में पाई जाती हैं, यानी वहाँ प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम आती है पर कॉस्ट शीट में नहीं आती। तो ये आइटम्स डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अच्छा, इसमें इस चैप्टर में एक थोड़ी नई बात है जो तुमने इतनी नहीं सुनी होगी, आइटम्स शोन ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कुछ आइटमें ऐसी होती हैं जो केवल कॉस्टिंग में होती है, जैसे रेंट और डेप्रीसिएशन ऑफ द ओन बिल्डिंग। मतलब मान लीजिए मेरी एक बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग चूंकि मेरी है, मैं इसका रेंट किसी को नहीं देता, तो पीएनएल में रेंट की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैं रेंट किसी को दे ही नहीं रहा, ना मुझे देना है ना दिया है, तो पीएनएल इसको नहीं लिखेगा। लेकिन कॉस्टिंग में मैं सोचूंगा कि अगर भाई अगर ये बिल्डिंग किराए की होती तो मैं 8,000 किराया देता, तो या ये बिल्डिंग में किसी और को किराए पे दे देता तो 8,000 कमाता, तो ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जो 8,000 मैंने गंवा दिए कि ये बिल्डिंग में किसी और को किराए पे देता तो 8,000 कमा लेता, वो मैंने गंवा दिए, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो कॉस्टिंग में क्या होता है, इसको नोशनल रेंट बोलते हैं। हम किराया वास्तव में नहीं दे रहे होते, पर दो तरह से सोचा जाता है कि अगर ये बिल्डिंग में किराए पे लेता तो कितने लगते, या मैं किराए पे उठा देता तो क्या कमा सकता था जो मैंने गंवा दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो नोशनल रेंट का कॉन्सेप्ट होता है, नोशनल डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा जैसे यूं सपोज करो, अभी मान लो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, सोचो अगर मैं ये वीडियो एक जो शूट कर रहा हूं मैं किसी और के लिए शूट करता, तो हो सकता है मैं उसे 800 रुपये चार्ज करता। आप कह सकते हो कि सर आपके वीडियो बनाने की कोई कॉस्ट नहीं आती, पर कॉस्ट आती है। अगर कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं कहीं और जाके वीडियो बनाता किसी और के लिए तो मुझे 800 रुपये बाय द वे देता, तो वो मैंने गंवा दिए। यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में वहाँ मैंने गंवा दिए,
तो वो 800 रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कॉस्टिंग में स्वामी के जो बिल्डिंग है उसका किराया, उसका डेप्रिसिएशन, स्वामी का स्वयं का वेतन, स्वामी की पूंजी का ब्याज, इन आइटमों को कंसीडर किया जाता है। पी एंड एल वाली आइटमें, जो फाइनेंशियल वाली आइटम है, जनरली उनको कंसीडर नहीं करती। तो ये दूसरा वजह होता है। और सुनिएगा, सबसे मेन इस वजह से अंतर आएगा। जैसे वर्क्स ओवरहेड, मान लो फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्टिंग में 10,000 रुपये दिखाए गए। एक वर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। हमने एक अंदाज़ा लगाया कि मशीन चलेगी तो 2 रुपया खर्चा होगा, 5,000 घंटे मशीन चली तो 10,000 खर्चा होगा, ऐसा हमने सोचा। तो हमने 10,000 रुपये खर्चा दिखाया कॉस्टिंग में, वास्तव में खर्चा 8,000 ही हुआ। तो 2,000 का प्रॉफिट में अंतर आएगा ही आएगा। और सच बोलो, आप समझ गए होंगे, फाइनेंशियल वाला प्रॉफिट 2,000 ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कितना डाला है 10,000, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा कितना डाला है 8,000। तो फाइनेंशियल में खर्चा कम है तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से मान लो ऑफिस ओवरहेड है, हमने किसी रेट से कैलकुलेट किया कि ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 10% होगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट मान लो 50,000 आई, तो हमने सोचा ऑफिस का खर्चा 5,000 होगा, पर वास्तव में ऑफिस का खर्चा 8,000 हो गया। तो दोनों में 3,000 का अंतर है, तो प्रॉफिट में भी 3,000 का अंतर आएगा। और आपको क्लियर पता होना चाहिए किसका नतीजा क्या रहेगा। चूंकि अब के बार कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम डाला है, तो कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट होगा वो 3,000 आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो बस आपको ये क्लियर सेंस होना चाहिए कि अंतर क्यों होता है और उस अंतर का प्रभाव क्या होता है। और फिर अगर बाय द वे आपसे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। इस चैप्टर में आपको या तो प्लस का डिसीजन लेना होता है या माइनस का डिसीजन लेना होता है। इसी तरह से एक रीज़न ऑफ डिफरेंस होता है स्टॉक वैल्यूएशन। इसमें आप ये समझ लो कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है, क्योंकि स्टॉक भी 3 तरह का होगा, रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, फिनिश गुड्स होगा। तो एक ही रूल बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक समझो डीआर नेचर, और डीआर नेचर मतलब समझो एक्सपेंस नेचर। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब सीआर नेचर, सीआर नेचर मतलब इनकम नेचर। मैं बस एक चीज़ बोलता हूँ, अगर मान लो कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है या वर्क इन प्रोग्रेस है या फिनिश गुड्स है, उस पर भेजा मत लगाओ, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ है 10,000, यहाँ से मतलब क्लियर पता होना चाहिए कॉस्टिंग में है 10,000, और मान लो फाइनेंशियल में है 8,000, तो क्या होगा। अपन इस बात करते हैं क्या होगा। तो ओपनिंग स्टॉक चूंकि डेबिट आइटम होती है, एक्सपेंस आइटम होती है, इसने कॉस्टिंग ने एक्सपेंस आइटम को ज़्यादा दिखाया, तो इसके प्रॉफिट्स कम होंगे। जो भी नतीजा रहा होगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल, इसके प्रॉफिट कम होंगे। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं एक और मौका देता हूँ। ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 5,000 है और यहाँ पे 7,000 है। अब के बाद लफड़ा कहाँ है, इनकम आइटम पे। और इनकम आइटम कहाँ, फाइनेंशियल में क्या है 2,000 ज़्यादा है। फाइनेंशियल वाले ने इनकम की आइटम को ज़्यादा दिखाया, तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैं इसको लंबा भी बता सकता हूँ, 2 मिनट कोशिश करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक इसने 7,000 कहाँ दिखाया होगा, समथिंग ट्रेडिंग के सीआर में इसने सीआर साइड को बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसने क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया होगा, इसने क्लोजिंग स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक का जब एडजस्टमेंट करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, तो इन्होंने अपनी कॉस्ट को कम किया। क्लोजिंग स्टॉक से कॉस्ट कम होती है, पर इन्होंने जितनी करनी चाहिए थी उससे कम किया, तो उससे आप लंबे रास्ते में वो चले जाओगे। तो इससे बढ़िया आप याद रख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक इज अ डेबिट एक्सपेंस आइटम एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अ सीआर इनकम आइटम। अगर इसने इनकम आइटम को ज़्यादा दिखाया है तो मतलब इसके प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे। हम सही गलत की बात ही नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हिंदी में इसका नाम होता है समाधान। हम ये कह ही नहीं रहे कि ए गलत है या बी सही है, ऐसा हम नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के ओपिनियन में अंतर क्यों है, वाई देयर इज ए डिफरेंस। बस इतनी ही बात हम कर रहे हैं, बस इतना ही है। इसके लिए समाधान शब्द भी आता है, एक शब्द आता है सुलह है, क्योंकि पता नहीं क्या गूगल हिंदी मार दे, वो बोले सुलह विवरण बनाइए, तो आप बोले क्या का सुलह है, कौन सुलह है, किस में करानी है, दोनों में, क्योंकि दोनों की डिफरेंस ओपिनियन है ना, तो दोनों को बिठा के। और एक अंतर का रीज़न होता है डेप्रीसिएशन। कॉस्टिंग में कई बार डेप्रीसिएशन अलग लगाया जाता है, फाइनेंशियल में अलग लगाया जाता है। सपोज इन्होंने लगाया 10,000, इन्होंने लगाया 8,000।
ऐसा नहीं होता है कि जिसने ज़्यादा लगाया वहाँ ज़्यादा होगा, नहीं, ज़्यादा क्या लगाया इन्होंने, कॉस्टिंग ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाया, खर्चा ज़्यादा बुक किया, खर्चा ज़्यादा बुक किया तो इनका प्रॉफिट कम होगा। और एक ही बात को बोलने के तरीके दो तरीके होते हैं, या तो आप ये बोलो कि कॉस्टिंग ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाया तो इनका प्रॉफिट कम होगा, या इसको यूँ बोल लो कि फाइनेंशियल ने डेप्रिसिएशन कम दिखाया तो इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। अब अपन इस चैप्टर में बहुत आराम से एंटर हो सकते हैं, और अब तुम इस चैप्टर को बहुत आराम से कर दोगे। अगले 50 मिनट में टॉपिक खत्म। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में, 20 क्वेश्चन ऐप पे। लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ का मिलान करने हेतु क्या बनाया जा सकता है? टू रिकंसाइल द प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, व्हाट इज और आर मेड। अगर आपकी जो कॉस्टिंग के बुक्स हैं उसके नतीजे अलग आ रहे हैं, और अगर आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं यानी ट्रेडिंग P&L हैं उसके नतीजे अलग आ रहे हैं, तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसका नाम होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या उसका नाम होगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो या तो आप स्टेटमेंट बना सकते हो या आप अकाउंट भी बना सकते हो, उसको बोलेंगे रिकंसिलिएशन अकाउंट। चूंकि वो मेमोरी के बेस पे बनेगा तो उसका नाम होगा मेमोरेंडम। तो इसके आंसर ये हो गए कि आप चाहें तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बना सकते हैं, आप चाहें तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप इस बी या सी में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे तो बनेगा। समझो एक प्रॉफिट एंड लॉस होगा, एक कॉस्ट शीट होगी, और इन दोनों में लड़ाई हो रही है, और इन दोनों में लड़ाई या डिफरेंस क्यों है उसके लिए ही हम उसकी सफाई देने के लिए ये बनाएंगे कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं बात। ठीक है, ये ऐसा बनता है, ये ऐसा परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप एक जगह से शुरू होते हो, मैं बताता हूँ, 1 मिनट और लूँगा ना। जैसे इसमें सपोज करो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उसके हिसाब से 6 लाख का प्रॉफिट है, और कॉस्ट अकाउंट्स है उसके हिसाब से 7 लाख का प्रॉफिट है, तो दोनों में 1 लाख का अंतर है। तो ये एक स्टेटमेंट बताएगा कि इन दोनों में 1 लाख का अंतर क्यों है। इन दोनों में अंतर के जैसे 4 वजह ये लिखी हुई हैं, 3 वजह ये लिखी हुई है, इसको भी पढ़ देना। इन 7 वजहों से, मतलब हमने अपने बॉस को रिपोर्ट किया कि सर ये दोनों सही कह रहे हैं, पर इन 7 रीजंस की वजह से 1 लाख रुपए का डिफरेंस आया। सिंपल। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये बनाया जाता है। चलिए और बात करते हैं। लागत लेखों के अनुसार कारखाना ऊपरी व्यय 68,000 है, और वित्तीय लेखों के अनुसार कारखाना व्यय 70,000 है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान हो नहीं सकता, पर इसको समझे बिना इस चैप्टर का पार ही नहीं पड़ेगा। सपोज करो हमारा, आप जैसे एक चैप्टर होता है जिसमें अपन ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। यूँ समझो कि ओवरहेड का अंदाज़ा लगाने के कुछ हमारे पास साइंटिफिक मेथड होते हैं। सपोज हमने अंदाज़ा लगाया साइंटिफिक तरीके से, और वो आया रिजल्ट 68,000, जबकि सपोज करो जब 2026 शुरू हो रहा था, हमने उस समय ही एक तरीका लगा लिया था, उस तरीके के अनुसार हमारे खर्चे 68,000 आए। ओवरहेड वर्ड बोलूँ ना तो समझा कॉस्टिंग किस तरफ से बोल रहा हूँ। और बाद में जब रियलिटी में एक्सपेंस देखे गए तो खर्चा 70,000 का आया। ये ठीक वैसा ही है कि मैं मान लो घूमने जा रहा हूँ। मैं छोटा था, मेले में घूमने जाता था दोस्तों के साथ, पापा को बोलता था पापा 20 रुपये दे दो, तो मैं उनसे 20 रुपये लिए ये सोच के कि 20 रुपये में मैं फ्री होके आ जाऊँगा। लेकिन वहाँ गया, झूले चक्री आइसक्रीम ये वो, और मेरे मान लो 25 रुपये लग गए। तो दोनों में अंतर है। 5 रुपये को मैं प्रॉफिट लॉस नहीं बोल रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि एक आपका एस्टीमेट होता है और एक आपका एक्चुअल होता है। अब इस पे आ जाओ। अब इस चीज़ को 2 तरीके से बोला जा सकता है। आप इसको बोल सकते हैं कॉस्टिंग ने खर्चा कम लगाया,
ऐसे बोल सकते हैं, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल ने खर्चा ज़्यादा लगाया, बोल सकते हैं। लेकिन ये कहना, जो दूसरी वाली बात है, वो कहना गलत है कि फाइनेंशियल ने खर्चा 2000 ज़्यादा लगाया, क्योंकि ये तो एक्चुअल है। तो आप समझो एक तरह से इसकी गलती नहीं मानते हो, ये तो समझ लो बड़ा भाई है, ऐसे समझने के लिए ये तो बड़ा भाई है, ये गलत नहीं है, गलती है तो इसकी है। तो इसके लिए क्या बोला जाएगा कि कॉस्टिंग ने ओवरहेड कम वसूल किए, कम अंदाजा लगाया। तो इसके लिए वर्ड है, दो वर्ड है, रिकवरी वर्ड है या एब्जॉर्प्शन वर्ड है। तो 2000 रुपये अंडर रिकवरी, और यू कैन से 2000 का अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये यहाँ से जो निकल के आएगा नतीजा, इसको कहा जाएगा ये बी। मतलब बेसिक क्वेश्चन है पर इसके बिना काम नहीं बनेगा। 2000 रुपये की अंडर रिकवरी हुई है। कोई कह सकता है सर ज़्यादा लगाया, अपन ज़्यादा भी तो बोल सकते हैं, नहीं, गलती क्या है, या तो समझो गलती कॉस्टिंग की मानी जाती है। तो ये 2000 रुपये की अंडर रिकवरी है, अंडर एब्जॉर्प्शन भी वर्ड होता है। ठीक है, इसका आंसर बी रहा। और देख लेते हैं थर्ड, देखो सेम क्वेश्चन है। लागत लेखों के अनुसार कार्यालय ऊपरी व्यय 64,750 है और वित्तीय लेखों के अनुसार कार्यालय व्यय 60,000 है। इसका क्या अर्थ है? अब वही वाली बात है, पहले समझो कॉस्टिंग होती है, और कॉस्टिंग के अनुसार ऑफिस का जो खर्चा आएगा वो आएगा 64,750, ऐसा हमने सोचा। लेकिन जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए गए, P&L बनाया गया, तो वास्तव में जो खर्चे आए वो खर्चे आए 60,000। सच बताऊं तो ये खुशी की बात है, खुशी की बात है, मतलब हमारी सोच से कम खर्चा हुआ। ये ठीक वाली बात है कि मैं 20 रुपये मेले के लिए लेके गया, लेकिन वहाँ मेरे 12 रुपये में ही फ्री हो गया, तो वहाँ मेरा एक्चुअल में खर्चा कम हुआ। इट्स गुड थिंग। उसका क्या करेंगे वो भी एक चीज़ होती है। लेकिन अभी अपन फोकस करते हैं इस क्वेश्चन पे कि दो तरीके से बोला जा सकता है। या तो आप ये बोलो कि कॉस्टिंग ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, या आप ये भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल ने खर्चा कम दिखाया। पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बड़ा भाई है, ही इज़ ऑलवेज राइट। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि मैंने पापा से ज़्यादा वसूली कर ली। एक्चुअल खर्चा कम है, हमने वसूली इन एडवांस कर ली थी और ज़्यादा वसूली कर ली, तो 4,750 रुपये की हमने ओवर रिकवरी कर ली, ओवर एब्जॉर्प्शन कर लिया। तो 4,750 का ओवर एब्जॉर्प्शन, ये पे गलत टिक हो गया, 4,750 का ओवर रिकवरी। इसका आंसर भी बी होगा। ठीक है, चलो अब आसान क्वेश्चन, अब तो आपको बहुत आराम से मज़ा आएगा। अब आपने वो जो सुन लिया, अब उन शब्दों का प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। यदि लागत लेखों में यानी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉफिट 18,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड 200 रुपये से अति अवशोषित हैं, 200 रुपये की ओवर रिकवरी है, और कार्यालय ऊपरी व्यय 100 रुपये से न्यून अवशोषित है, अंडर रिकवरी है, तो वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ क्या होगा? अब आप समझो कि क्या होगा इस चैप्टर में। अब प्लस माइनस का सीन शुरू हो चुका है। इसमें क्या होता है, यूँ सपोज करो कि मैं अजमेर रहता हूँ। ये एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ जब मैं बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ाता हूँ तब भी। और एक होता है, मान लीजिए माउंट करके एक जगह होती है, से माउंट आबू, राजस्थान का हिल स्टेशन है, फेमस। अब मान लीजिए कि इन दोनों में 8 डिग्री का अंतर हमेशा रहता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ इन दोनों के टेम्परेचर में 8 डिग्री का अंतर हमेशा रहता है, मान लीजिए है। तो मैं पूछूंगा कि जैसे अजमेर में अगर आज का टेम्परेचर 20 डिग्री है, सर्दी का समय है, 20 डिग्री चल रहा है, तो बताओ माउंट में क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए सर 12 डिग्री होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश, ठंडी जगह है, तो वहाँ पे कम होता है, हाइट पे है, कम होता है। ठीक है, अब मैं घुमा के क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ माउंट में अगर 24 डिग्री है, मान लीजिए बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी, वहाँ 24 डिग्री है, तो यहाँ क्या होगा कि सर मैं प्लस करूँगा या माइनस? अगर देख तू तुक्के लगाएगा तो फंसेगा, कभी तो प्लस करके सर 16 होगा कि 32 होगा, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि 8 प्लस करना है माइनस करना है। क्योंकि इस टॉपिक में बच्चा यही होता है कि सर हमें तो समझ नहीं आता कि ना वो अंडर रिकवरी को प्लस करना है कि माइनस करना है, क्योंकि वो सोचना नहीं चाहता। और यही उसकी लाइफ के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ठहर के सोचना नहीं चाहता। अगर आप ठहर के सोचोगे तो सब चीज़ें क्लियर होती है। अब मैंने क्या बताया कि यहाँ टेम्परेचर 8 डिग्री कम रहता है, या यूं कह लो कि अजमेर में 8 डिग्री ज़्यादा रहता है, एक ही बात है ना। माउंट में 8 डिग्री कम रहता है, इसी बात को ये भी तो कह सकते हो कि अजमेर में 8 डिग्री ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा 32 डिग्री।
अब आप इसको कितने भी क्वेश्चन में बना लूँ, कैसे भी घुमा लूँ, आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू कर रहे हो और कहाँ ख़त्म करना चाह रहे हो। अगर मैं अजमेर से शुरू कर रहा हूँ, माउंट पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो वहाँ 8 डिग्री कम आएगा, और अगर मैं माउंट से शुरू कर रहा हूँ, अजमेर पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो 8 डिग्री ज़्यादा आएगा। इसी तरह से अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का कोई फिक्स रूल नहीं है। क्वेश्चन में वो हो सकता है आपको कॉस्टिंग से शुरू करे और फाइनेंशियल पे पहुँचाए, वो आपको फाइनेंशियल से शुरू करे कॉस्टिंग पे पहुँचाए, और दो सीन और बन सकते हैं, वो आपको कॉस्टिंग में माइनस फिगर से शुरू करे और फाइनेंशियल के माइनस फिगर तक पहुँचाए, या वो फाइनेंशियल के माइनस फिगर से शुरू करके, यानी एज पर द लॉस भी तो हो सकता है, तो लॉस में भी। तो इसीलिए क्या है, इसमें आप अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी को याद नहीं कर सकते, ये बात आप तय मान लो। अब अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब अपन समझते हैं क्या है। 18,000 से अपन शुरू कर रहे हैं, कॉस्टिंग के हिसाब से मैंने पी लिखा, कॉस्टिंग के हिसाब से 18,000 का नतीजा है। तो हमको ये जानने में इंटरेस्ट है कि फाइनेंशियल का नतीजा क्या होगा, यहां क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या है? पहला रीजन फैक्ट्री ओवरहेड, और यहां मैंने लिखा ऊपर की तरफ, और कितना लिखा 200 रुपए। यहां से भी पता नहीं लगता, यहां पे क्या है, अति अवशोषण। अब अति अवशोषण किसके लिए शब्द आता है? कॉस्टिंग के लिए। बस यहां से हो गई बात खत्म। अब थोड़ी देर इस शब्द को बोलते रहूंगा मैं। कॉस्टिंग वाले ने खर्चा ज्यादा दिखाया, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा ज्यादा दिखाया। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ने खर्चा कम दिखाया, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट ज्यादा होंगे। नहीं आई समझ में सर? आप क्या जानना चाहते हो? मेन नीचे देखा करो, क्या जानना चाहते हो आप? फाइनेंशियल अजमेर का टेम्परेचर देख के माउंट का टेम्परेचर देखना चाहते हो? कॉस्टिंग से शुरू करके फाइनेंशियल की हालत क्या रही होगी, मेरा दिल इतना दुख रहा है तो सामने वाले का कितना दुख रहा है, वो जानना चाहते हो? तो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस्टिंग वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया है, दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल वाले ने खर्चा कम दिखाया है। चूंकि फाइनेंशियल वाले ने एक्सपेंस को कम बुक किया है तो उसके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है कि हम 200 रुपये खर्चे को प्लस माइनस या अकाउंटिंग करने बैठेंगे, नहीं, हम प्लस माइनस करने बैठे हैं। 200 रुपये प्लस क्यों किया सर? प्लस इसलिए किया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट बेटर होगा। एक और बात, अब मैं बात कर रहा हूं ऑफिस ओवरहेड की, और ऑफिस ओवरहेड के लिए वर्ड है न्यून अवशोषित, 100 रुपये, और ये बात है कॉस्टिंग की। मैं बस इसको एक लाइन में बोलूंगा, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम दिखाया। कौन सा खर्चा कम दिखाया उससे भी मतलब नहीं होता है, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम दिखाया। इसी शब्द को मैं फटाफट बोला कि फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया। फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। और इस तरह से प्लस माइनस करके 18,100 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय कॉस्ट रिकॉर्ड्स 18,000 का रिजल्ट बता रहे होंगे, एट द सेम टाइम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 18,100 रुपये बता रहे होंगे। ये तो सोचो अपन कॉमर्स वाले हैं, इतनी सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो तो बेचारे तो क्या, मतलब जो तो जीनियस लोग होते हैं, वो कितना सोचते होंगे कि धरती पे टेम्परेचर इतना है तो वहाँ ऊपर आसमान में, चांद पे, मंगल पे, वहाँ क्या होगा। तो वो गैस करते हैं, उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो सोचो कितना खतरनाक काम करते हैं, अपन तो इतना छोटा सा कर रहे हैं। 18,100 रुपये, तो हम समझ गए कि वहाँ पे 18,100 रुपये होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप 4-5 करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में कि यार ये बढ़िया है चैप्टर, चलो ठोक देंगे पकड़ के। एक बार बैंक रिकन्सिलेशन और कॉस्ट रिकन्सिलेशन के साथ ऐसा ही है, एक बार आपको समझ आ गया ना, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक लागत लेखों में 5,000 से ओवर वैल्यू हो रखा है तो लागत लेखों में प्रदर्शित लाभों से वित्तीय लेखों के अनुसार लाभों को ज्ञात करते समय इसे कैसे उपचारित किया जाएगा? आराम से। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक है, कॉस्टिंग में, अच्छा कॉस्टिंग में क्या 5,000 से क्या 5,000 से ओवर वैल्यू है। पहले यहां तक समझ गए कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो लागत लेखों में प्रदर्शित लाभों से वित्तीय लेखों के अनुसार लाभों को ज्ञात करते समय, तो अपन कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू करके फाइनेंशियल प्रॉफिट पे
पहुंचना चाहते हैं, ये अपना एंड टारगेट है, मतलब ये अपने को गिवन है, कुछ भी हो सकता है फिगर, ये अपने को गिवन है, यहाँ पे अपने को रीच करना है। अब अपने को चीज़ों को समझना है, आराम समझते हैं। कॉस्टिंग वाले ने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया, कॉस्टिंग वाले ने अपनी इनकम को ज़्यादा दिखाया, मतलब फाइनेंशियल वाले ने अपनी इनकम को कम दिखाया, तो फाइनेंशियल वाले ने कम दिखाया। तो यहाँ पे सपोज करो इनका प्रॉफिट 60,000 आ रहा है, तो फाइनेंशियल वाले का प्रॉफिट 55,000 रुपये आ रहा होगा, और यहाँ से यहाँ रीच करते समय आपको ये 5,000 रुपये माइनस करने होंगे। ये पूछेगा जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा या डबल राशि से एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझने के बाद मैं दावे से कहता हूँ ये इतना आसान नहीं है, जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा कुछ भी कर दो, तोता उड़ मैना उड़ उड़ा दे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, इसका आंसर बी आएगा। कॉन्फिडेंस से तभी बोल पाओगे, फिर ठहर के सोच लो। कॉस्टिंग वाले ने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया, तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम के आइटम है, मैं लंबा समझा सकता हूँ, कोशिश करता हूँ लंबा समझाने की। कॉस्टिंग वाले ने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा दिखाया, तो एक तरह से इसने अपनी कॉस्ट को कम कर लिया, कॉस्ट को कम कर लिया तो अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। इसने प्रॉफिट को बढ़ा लिया, लेकिन फाइनेंशियल वाले ने ऐसा नहीं किया, तो मतलब फाइनेंशियल वाले का प्रॉफिट रिलेटिवली कम होगा, रिलेटिवली कम होगा। तो कम होगा, उस कम को जानने के लिए आपको घटाया जाएगा, कम को जानने के लिए इस 5,000 को घटाया जाएगा, तो इसका आंसर डेफिनेट बी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित, अभी बहुत सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सी मद यानी आइटम का लेखा केवल लागत लेखों में किया जाता है? इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो केवल कॉस्टिंग में होती है? डिविडेंड रिसीव, ये तो फाइनेंशियल में होती है, कॉस्टिंग में नहीं होती। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, ये आइटम फाइनेंशियल में होती है, कॉस्टिंग में नहीं होती। आपको कॉस्ट शीट में कभी भी डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं दिखेगा। स्वयं के भवन का किराया छोड़ देते हैं। प्राप्त कमीशन, प्राप्त कमीशन ये आपको फाइनेंशियल में क्रेडिट में दिखाई देगी, कॉस्टिंग में दिखाई नहीं देगी। तो ये 3 आइटम में तो क्लियर है, ये कॉस्टिंग में नहीं दिखाई देगी। इससे भी आपका ये आंसर निकल के आ सकता है स्वयं के भवन का किराया। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। सपोज ये एक स्टूडियो है, ये मेरा ही है, मेरा ही है, मैं इसका किसी को किराया नहीं देता। तो मैं चूंकि किराया नहीं देता तो रेंट डीआर टू कैश, ये वाली एंट्री, और इसके बाद जो एंट्री राइट ऑफ की होती है पी एंड एल टू रेंट, ये एंट्री नहीं होती, क्योंकि मैं रेंट पे नहीं करता, रेंट अकाउंट क्रिएट नहीं होता, तो रेंट अकाउंट को राइट ऑफ नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब ये आइटम पी एंड एल में नहीं आती। लेकिन जब मैं कॉस्ट शीट बनाता हूँ, कॉस्ट शीट बनाता हूँ, तो मेरा कोई वीडियो बनाते समय जो कॉस्ट आती है वो मैं सारी लिखता हूँ। मतलब मैं लड़के को सैलरी देता हूँ, मार्केटिंग में खर्चा होता है, मान लो होता है, सैलरी भी खर्चा होता है, लाइट का खर्चा आता है। तो कुछ खर्चे तो विजिबल हैं, जो कॉस्टिंग में आपको सेंस है कि कुछ खर्चे तो आपके आउट ऑफ पॉकेट होते हैं, पैसे आपके सच्ची में क्लियर कट एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, लाइट का खर्चा, सैलरी, मार्केटिंग कॉस्ट। लेकिन रेंट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कॉस्ट निकालते समय रेंट भी दिखाऊंगा, है ना। जैसे ये ऑफिस, मान लो ये ऑफिस है, तो ये मैं ऑफिस के अंदर रेंट दिखाऊंगा 8,000 रुपये। किस तरीके क्यों दिखाया कि अगर मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा स्टूडियो में कहीं लेता तो वहाँ पे भी तो रेंट भरता, तो नहीं दे रहा वो एक अलग बात है, लेकिन ये कॉस्ट माना जाएगा। इसे कॉस्ट इसलिए भी मानते हैं कि ये रूम में किसी और को किराए पे देता तो 8,000 कमा लेता, पर स्टूडियो के चक्कर में मैंने 8,000 गंवा दिए। तो जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, उससे मिलने वाला जो बेनिफिट होता है उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने बताया ना कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 800 रुपये का रेम्यूनरेशन मैं खुद का लिखूँगा, क्योंकि मैं किसी और के लिए वीडियो शूट करता तो भी तो मैं पैसे कमाता, वो मैं गंवा के आया हूँ, तो वो मेरे लिए कॉस्ट बन गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि ये एक ऐसी आइटम है, इसको नोशनल रेंट बोलते हैं। ये नोशनल रेंट आपको केवल कॉन्सेप्ट कॉस्टिंग में दिखाई देगा, फाइनेंशियल में नहीं दिखेगा।
और देखिए सॉरी, यदि लागत लेखों में लाभ को प्रारंभिक बिंदु हो तो कारखाना उपरिव्यय 200 रुपए का अति अवशोषण वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ ज्ञात करते समय क्या किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट अकाउंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ इज द ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटिंग टू ₹200 ट्रीटेड व्हेन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंट। अभी तक क्वेश्चन चांस की बातें ऐसे आए हैं जिसमें अपन कॉस्टिंग से शुरू कर रहे हैं और फाइनेंशियल पे पहुंचना चाहते हैं। यूँ समझ लो ये गिवन है और अब आपको बीच में प्लस या माइनस करना है। प्रॉब्लम क्या है, पहली बात तो समझ में आई, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब एक्सपेंस साइड की प्रॉब्लम है और अति अवशोषण ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो कॉस्टिंग वाले ने फैक्ट्री ओवरहेड नाम के खर्चे को ज़्यादा दिखाया है। तो क्या होगा, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया है, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा कम दिखाया है। अब सर कॉस्टिंग बोलते बोलते फाइनेंशियल क्यों बोलते हो, क्योंकि मुझे जो ज्ञात करना है, मुझे जो पहुंचना है, मैं वही तो सोचूंगा ना। इसीलिए कॉस्टिंग में हाल ऐसा है कि कॉस्टिंग ने खर्चा ज़्यादा दिखाया है, फाइनेंशियल ने खर्चा कम दिखाया है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा पे पहुँचने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो अगर कॉस्टिंग का प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट है तो फाइनेंशियल नतीजे पे पहुंचने के लिए इस आइटम को यहाँ पे लिखा जाता है बाकायदा, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड। ये लाइन लिख के जो प्लस माइनस करना होता है वो करते हैं, तो एडिड जोड़ा जाता है। बी आंसर आ रहा है, कई बार आ गया तो बी भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लागत लेखों में लाभ 82,500 है, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर 2000, ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर 4750, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट्स में 5000 से ओवर वैल्यूड है, तो वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ कितना होगा। तो ये थोड़ा और टफ कर रहा है। अगेन क्वेश्चन का पैटर्न वही है, आप कॉस्टिंग का नतीजा आपको पता है, क्या होगा जिसको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा ना वो तुक्के में प्लस माइनस करेगा या छोड़ देगा। नेगेटिव मार्किंग होगी तो छोड़ देगा, नहीं तो तुक्के में प्लस माइनस करेगा। 82,500 है, मुझे यहाँ पहुँचना है। प्रॉब्लम क्या है, या पहले ही समझ लो चाहते क्या हो। यही होता है कि लाइफ में पहुँचना कहाँ चाहते हो, यहाँ पहुँचना चाहते हो फाइनेंशियल पे। फैक्ट्री ओवरहेड 2000 का प्रॉब्लम है, ओके फोकस कीजिएगा। कॉस्टिंग में खर्चा कम दिखाया, फाइनेंशियल ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कम होंगे, मैं माइनस करूंगा। बोलूँ वापस, कॉस्टिंग खर्चा कम है, यानी क्या न्यून, कॉस्टिंग में खर्चा कम है। इम्प्लाइड इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या मतलब निकला, फाइनेंशियल का खर्चा। जैसे मैं कैसे बोलूँ कि मैं उनसे कम कमाता हूँ, तो दूसरे वर्ड में वो है कि वो मुझसे ज़्यादा कमाते हैं, ऐसा हो गया मतलब। तो कॉस्टिंग ने खर्चा कम दिखाया, मतलब फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा है, और फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा है तो उनका प्रॉफिट कम होगा। उस कम पे पहुँचने के लिए ये माइनस होगा। इसी तरह से ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन, कितने से 4750। तो कॉस्टिंग में खर्चा ज़्यादा है, फाइनेंशियल में खर्चा कम है, तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और लास्ट आइटम है अंतिम रहतिया, वो भी लागत लेखों में अधिमूल्यांकित है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो कि इनकम आइटम है 5000 है, 5000 रुपये से इनकम ज़्यादा दिखाई कॉस्टिंग ने, फाइनेंशियल ने इनकम कम दिखाई, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट कम होंगे। रिपीट, कॉस्टिंग ने ओवर वैल्यू है ना, हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक होने पे चेंज हो जाता। कॉस्टिंग ने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा के अपनी इनकम को बढ़ाया, फाइनेंशियल ने नहीं बढ़ाया, फाइनेंशियल ने अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम होंगे, कम होंगे। ये दोनों आइटम में प्लस होंगी, 82 और 486। ऊपर जो प्लस हुआ उससे नतीजा बना 87250, 82 486, और 7000 लेस हो गया, तो इवेंचुअली 80,250 रुपये। तो आप जो लैंड करोगे वो करोगे, क्रैश मत कर देना, 80,250 पे। क्या बात है, तो बी तुक्के में बी लगा दूँ, ठीक है।
यदि वित्तीय लेखों के अनुसार, अब के बार उल्टा है, यदि वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ 6,80,000 है, गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री लागत लेखों में दर्ज नहीं की गई है 40,000 रुपये, और वित्तीय लेखों में मूल्यह्रास 10,000 से न्यून प्रभावित है, तो लागत लेखों में लाभ कितना होगा? अब आएगा मजा। अब के बार आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट दे रखे हैं, अभी तो लॉस आएगा तो और मज़ा आएगा। फाइनेंशियल आपको हालत पता है और आपको समझो कॉस्ट की हालत पता करनी है कि आपके बाद माउंट आबू का हाल पता है और अजमेर का हाल पता करना है। तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल है, गुडविल। गुडविल में क्या, गुडविल को राइट ऑफ किया। गुडविल राइट ऑफ कैसे करते हैं, कुछ बच्चों को बता दूं, ऐसी एंट्री होती है पी एंड एल टू गुडविल। गुडविल जिसका डी आर नेचर होता है, राइट ऑफ करते समय पी एंड एल टू गुडविल एंट्री होती है। इससे क्या होता है, पी एंड एल पे लोड आता है और पी एंड एल पे खर्चा आता है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट नीचे जाएंगे। ड्यू टू दिस, ड्यू टू गुडविल को राइट ऑफ करने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट नीचे जाएंगे, और फाइनेंशियल प्रॉफिट नीचे जाएंगे का साइमल्टेनियसली मतलब ये होता है कि कॉस्टिंग के प्रॉफिट ऊपर जाएंगे। कॉस्टिंग के प्रॉफिट ऊपर जाएंगे तो ये प्लस होगा। या यूं कह लो कि गुडविल राइट ऑफ के आइटम पी एंड एल में तो है पर कॉस्टिंग में तो नहीं है। कॉस्टिंग के अंदर प्रॉफिट को डिस्टर्ब करने वाली आइटम नहीं है, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट मच हायर, कॉस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो 40,000, क्योंकि अपन कॉस्टिंग पे जहाँ पहुँचना चाहते हैं ना वहीं का सोचते हैं, तो 40,000 प्लस होंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन नीचे, पर अब के बाद कहाँ, फाइनेंशियल में। अब मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा सा, फाइनेंशियल ने डेप्रिसिएशन कम दिखाया, कॉस्टिंग ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाया, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट लो होंगे। रिपीट, फाइनेंशियल ने डेप्रिसिएशन कम दिखाया, कह रहा है खुद ही, क्यों कम दिखाया हम उस पर जा ही नहीं रहे कि इसने वो मेथड लगाया, इसने वो मेथड लगाया, कुछ भी है। फाइनेंशियल ने डेप्रिसिएशन कम लगाया, कॉस्टिंग ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाया, तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स कम होंगे। 40 प्लस करना है, 10 माइनस करना है, 30 प्लस कर सकते हो, 7-10 पे पहुंच जाओगे। तो जिस समय मेरा बड़ा भाई 680 का नतीजा बता रहा होगा, उस समय ये छोटा भाई 7,10,000 का नतीजा दिखा रहा होगा, और हम जो मजले भाई हैं वो पापा को रिपोर्ट करेंगे कि पापा ये दोनों सही कह रहे हैं, बड़का भी सही कह रहा है, छोटका भी सही कह रहा है, इन दोनों में अंतर इन वजहों से है, इस वजह से और इस वजह से डिफरेंस है। 7,10,000 रुपये, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि वित्तीय लेखों के अनुसार हानि 10,600 रुपये है और 6,000 रुपये की डोनेशन की आइटम कॉस्टिंग में नहीं है, तो कॉस्टिंग के अनुसार परिणाम क्या रहा होगा? अब के बार फाइनेंशियल 10,600 रुपये नेगेटिव है ना। अपन नेगेटिव बोलो ही मत, अपन तो 10,600 है, नेगेटिव था वो लिख दिया अपन ने। फाइनेंशियल अपने को पता है और कॉस्टिंग का हाल अपने को पता करना है। बात यह है कि डोनेशन की आइटम है, डोनेशन की आइटम कॉस्ट शीट के अंदर नहीं होती। आप देख लेना, कॉस्ट शीट अच्छी से आनी चाहिए, यूनिट कॉस्टिंग अच्छे से, कॉस्ट शीट में नहीं है। और ये डोनेशन कहाँ जाता है या चैरिटी कहाँ जाता है? पीएनएल के डीआर में जाता है। मतलब इन्होंने खर्चे को दिखाया। मैं बस अभी यूँ बोलता हूँ, 2 मिनट आँखें बंद करके, फाइनेंशियल ने एक्सपेंस को दिखाया, ठीक है, मुझे कॉस्टिंग पे पहुंचना है। फाइनेंशियल ने एक्सपेंस को दिखाया, कॉस्टिंग ने एक्सपेंस को नहीं दिखाया। कॉस्टिंग ने एक्सपेंस को नहीं दिखाया तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो मैं प्लस करूँगा। अब माइनस के 10,600 में आप जब 6,000 पॉजिटिव प्लस करोगे तो आपका नतीजा आएगा 4600 नेगेटिव। कि सर आपने तो प्लस किया ना, तो ये तो आप माइनस कर रहे हो, क्योंकि मैं स्टार्ट ही माइनस के फिगर से हुआ हूँ। मैं समझाता हूँ दूसरे तरीके से। कॉस्टिंग ने इस डोनेशन की एंट्री को नहीं दिखाया, उन्होंने इस एक्सपेंस को बुक नहीं किया, तो कॉस्टिंग में जो लॉस होगा वो कम होगा। फाइनेंशियल का लॉस ज़्यादा हुआ क्योंकि फाइनेंशियल वाले ने डोनेशन को दिखाया, कॉस्टिंग ने नहीं दिखाया, तो कॉस्टिंग का लॉस कम होगा। तो आप ऐसे कम पहुँच सकते हो, या आप यूँ सोचो कि इन्होंने डोनेशन को दिखा के इन्होंने अपने प्रॉफिट को माइनस कर लिया, कॉस्टिंग ने इसे दिखाया ही नहीं,
तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। उस ज़्यादा पे पहुंचने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा, पर प्लस माइनस के नियम से ये होगा। तो इवेंचुअली यहाँ कॉस्टिंग लॉस जो शो हो रहा होगा वो 4,600 रुपये शो हो रहा होगा, है ना जी। तो कोई फिक्स रट्टा मत लगाना किसी की भी बातों में आके कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कुछ भी करना पड़ सकता है, प्लस माइनस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्लोजिंग पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और ओवर चार्ज है कि अंडर चार्ज है, सी आर आइटम में प्रॉब्लम है कि डी आर आइटम में प्रॉब्लम है, ये सारे मिलके, इसीलिए मैं शुरू के 15 मिनट आपके लिए थे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, लेकिन वैसे इन 10 क्वेश्चनों में बात समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित में से कौन सी आइटम को जनरली कॉस्टिंग में दर्ज नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स? कैरेज इनवर्ट, कि सर कैरेज इनवर्ट सर कॉस्ट शीट में मैंने देखा तो नहीं, होता है सर, कहाँ होता है? आप अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम का जब कैलकुलेशन करते हो ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन, तो उसमें ऐसा कैलकुलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे, इसको लाने में कोई खर्चे हुए हो तो वो आते हैं। तो ये आइटम डायरेक्ट तो शायद आपको नहीं दिखाई देगी होगी, लेकिन ये कॉस्ट शीट के अंदर होती है। बैड डेट्स, सर बैड डेट्स होता है क्या कॉस्ट शीट में? होता है। अब इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया जाता है, ये लॉजिक लगा के कि हमने सेल की इसीलिए बैड डेट्स हुए, तो ये आजकल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपको दिखाई देता है, मतलब ये आइटम कॉस्ट शीट में होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आइटम नहीं होती। जो पैसा डूबेगा, भाई जो डूब गया वो तो हम दिखाते हैं, लेकिन जो पैसा डूबेगा उसे हम कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते, हाँ पी एंड एल में दिखाते हैं। पी एंड एल में तो लगभग आप यूँ समझो कि अगर 100 आइटमें दुनिया में होती हैं तो पी एंड एल में तो समझो 100 की 100 रिकॉर्ड होती हैं, 100 नहीं कहता, 95 रिकॉर्ड होती हैं। 5 आइटमें ऐसी हैं जो पी एंड एल रिकॉर्ड नहीं करता, और कॉस्टिंग में तो मात्र 60 आइटमें रिकॉर्ड होती हैं। तो पी एंड एल, लेकिन अपने को तो क्लियर कट पता होना चाहिए, अपने तो एक आइटम प्रॉब्लम कर देगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये आइटम ऐसी है जो पी एंड एल में होती है, इस तरह से एंट्री बनती है और फिर पी एंड एल के डी आर में वो दिखता है, तो ये आइटम कॉस्ट शीट में नहीं होती। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल को बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस, ये भी कॉस्टिंग में होते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सी आइटम कॉस्ट में जनरली नहीं होती? तो ये वाली आइटम, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद का लेखा केवल वित्तीय लेखों में किया जाता है? दूसरे शब्दों में लागत लेखों में नहीं किया जाता। आप देखो, खुद की बिल्डिंग का किराया, खुद की बिल्डिंग का किराया पी एंड एल में नहीं होता। खुद की बिल्डिंग का किराया, क्योंकि अपन किसी आउटसाइडर को नहीं देते, आउटसाइडर को जो पे करते हैं उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, स्पष्ट लागत बोलते हैं। वो स्पष्ट लागत नहीं होती तो पी एंड एल में नहीं आती, ये आइटम पी एंड एल में नहीं आती। स्वामी की पूंजी पर ब्याज, देखो ये एग्जाम में आया तो क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी एंट्री है जो हमको लगता है फाइनेंशियल में होती है सर, हमने पार्टनरशिप में भी देखी है और उसमें भी देखी है सर। पर जब आप कॉस्टिंग से कंपैरिजन करते हैं तब हम ये बोलते हैं कि हम जो बाहर वालों को ब्याज देते हैं, सुनना, बाहर वालों को जो ब्याज देते हैं वो तो पी एंड एल में आता है, पर जो हम खुद के स्वामी को ब्याज देते हैं, जैसे मान लो मैं सेटअप लेके बैठा हूँ, उसकी 3 लाख कॉस्ट है, तो उसका मैं ब्याज पी एंड एल में नहीं दिखाऊंगा। तो ये आइटम भी पी एंड एल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। अंशों के स्थानांतरण से प्राप्त शुल्क, अंशों के स्थानांतरण से प्राप्त शुल्क, ये पी एंड एल में होता है और सी आर में होता है कि सर क्या है ये? मान लो हम कंपनी है, 2 शेयर होल्डर हैं ए और बी, ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो हमने कहा कर लो, हमारे थ्रू एंट्री होगी, हम ए का नाम काट के बी का नाम चढ़ाएंगे, इसका हम ट्रांसफर फीस लेंगे, ये पी एंड एल के सी आर के आइटम है और ये आइटम केवल पी एंड एल में होती है। और स्वामी के आहरण पर ब्याज, मतलब यूँ समझो कि स्वामी से संबंधित आइटमें, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, स्वामी से संबंधित आइटमें कॉस्ट शीट में होती हैं, पी एंड एल में नहीं होती। तो ये आइटम भी पी एंड एल में, ये आइटम भी पी एंड एल में नहीं होती, है ना। तो क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी आइटम केवल आपको फाइनेंशियल मिलेगी? केवल आपको ये वाली आइटम, ये वाली आइटम आपको पी एंड एल में, सी आर में मिलेंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, आइटम्स ऑफ इनकम प्योरली फाइनेंशियल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, शेयर ट्रांसफर फीस, ये आइटमें ऐसी हैं जो केवल आपको रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये आइटमें केवल
P&L में ही मिलेंगी। ये क्वेश्चन फंस सकता है अगर कोई दे, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर लेकिन इसका मैं बताऊँ, अगर ये भी है कि ऐसा क्वेश्चन आ गया और किसी आयोग ने इसका आंसर दिया तो उसका आंसर वो बी ही देगा। हाँ, ये ठीक है कि बच्चा कह सकता है कि देखो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बुक में दे रखा है, P&L में इसमें भी दे रखा है, लेकिन एक मैंने कहा ना हमेशा मेरे एक होता है सही और एक होता है ज़्यादा सही। तो कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन में या तो उसको छोड़ दो, या अगर चुनना पड़े तो ज़्यादा सही में मैं इस पर तो बैट लगा सकता हूँ, इनके ऊपर मैं दावा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, एक्सप्लिसिट इनकम नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मद कॉस्ट अकाउंट में शामिल की जाती है? कल्पित किराया, नोशनल किराया। नोशनल किराया कॉस्ट में होता है, नोशनल किराया जो हम केवल देते नहीं हैं पर अपनी कॉस्ट शीट में लिख लेते हैं कि मैं बिल्डिंग किराए की होती तो क्या होता, ऐसा। डोनेशन, ये आइटम P&L में होती है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, ये आइटम भी P&L में होती है। प्राप्य किराया या प्राप्त किराया, ये आइटम भी P&L में होती है, जो किराया मिलेगा या मिलना है, ये आइटमें P&L में होता है। इसने क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी इसमें से चीज़ है जो कॉस्टिंग में शामिल की जाती है, तो कॉस्टिंग में नोशनल रेंट शामिल किया जाता है। मैं आज की वीडियो में तीसरी बार बता रहा हूँ, अगर ये स्टूडियो किराए पे होता तो इसका किराया कितना लगता, वो नोशनल कॉस्ट है। या यूँ समझ लीजिए कि ये बिल्डिंग, ये कमरा मैं किसी और को किराए पे चढ़ा देता तो क्या कमा सकता था, वो जो मैंने कमाई गंवा दी वो भी तो कॉस्ट है, ठीक है। कोई आदमी मान लो नौकरी छोड़ के धंधा कर रहा है, तो जो नौकरी छोड़ने पे उसने पैसा कमाया ना, वो बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक कॉस्ट बन जाती है। कोई मान लो 80,000 रुपये की नौकरी छोड़ के कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिना खर्चा किए बिजनेस के लिए 80,000 की कॉस्ट तो हो गई, वो हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो उसने अपॉर्चुनिटी गंवा दी। नेक्स्ट, जब लागत लेखों के अनुसार हानि 5600 रुपये हो और प्रशासनिक ऊपरी व्यय का कम अवशोषण हो तो वित्तीय लेखों के अनुसार हानि क्या होनी चाहिए? दो तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं जिसमें आपका मन अग्री करे। देखो, ये है कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में है माइनस का फिगर। ऑब्वियस ही बात है, हमें फाइनेंशियल के फिगर को समझना है, ठीक है। अब हुआ क्या है, ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये एडमिन, व्हाट्सएप का एडमिन होता है ना, वो वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कम दिखाए। ये अवशोषण वाली लैंग्वेज जो होती है वो कॉस्टिंग की लैंग्वेज होती है। इसीलिए मैंने शुरू के जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था इसीलिए इसको कराया था, ताकि तुम अब लफड़ा नहीं करो। 600 रुपये का आइटम है। अब 2 मिनट, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम दिखाया, इसी बात को मैं तुरंत बोल देता हूं, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया। फाइनेंशियल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे यहां पहुंचना है, जहां पहुंचना होता है मैं वहां की भाषा बोलने लग जाता हूं। वापस सुनो, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम दिखाया, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, तो फाइनेंशियल वाले का प्रॉफिट कम होगा। कम होगा के लिए मैं यहाँ कम करूँगा। अब बच्चा बोलता है सर आप तो लॉस की बात कर रहे हो ना, देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। वापस बोलता हूँ, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा कम दिखाया, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे। कम होंगे पे पहुँचने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, और 5600 माइनस में 600 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6200 माइनस। एक बार तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता सकता हूँ। मैं 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन समझ गया था, होशियार हूँ इसलिए नहीं, पर मैं समझ गया था कि 600 रुपये फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा डाल रखा है, तो फाइनेंशियल वाले का लॉस ज़्यादा होगा। चूंकि फाइनेंशियल वाले ने खर्चा ज़्यादा डाल रखा है तो फाइनेंशियल लॉस क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो 6200 का लॉस होगा। इसने पूछा था, तो बताओ वित्तीय खातों के अनुसार हानि कितनी होगी? 6200 रुपये होगी, ठीक है। समझने का है, जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके होते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन को समझने के काफ़ी तरीके होते हैं। वित्तीय लाभ तक पहुँचने के लिए लागत लाभ में निम्नलिखित में से कौन सी मद जोड़ी जानी चाहिए? वाह, ये क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 4 है। आपको वित्तीय लाभ पे पहुँचना है, तो समझो आप कॉस्ट से शुरू हुए हो और आपको यहाँ पे रीच करना है, यानी आपकी सोच का यहाँ पे सोच सेंटर्ड होनी चाहिए, यहाँ पहुँचना है। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन, कॉस्टिंग वाले ने ज़्यादा दिखाया, कॉस्टिंग वाले ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, फाइनेंशियल वाले ने खर्चा कम दिखाया, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये आइटम प्लस होगी। ये पहली वाली आइटम, इसको मैं ए लिख रहा हूँ, पहली आइटम प्लस होगी। ऋण पत्र पर दिया गया ब्याज,
ऋण पत्र पर दिया गया ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आइटम कॉस्टिंग में नहीं होती, ये आइटम केवल फाइनेंशियल में होती है। फाइनेंशियल वाले में भी ये डीआर साइड की आइटम है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंशियल का खर्चा है, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट को माइनस करेगा। ये दूसरी वाली आइटम माइनस होगी। इनकम टैक्स चुकाया, इनकम टैक्स चुकाया, ये आइटम भी केवल फाइनेंशियल में होती है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट रिलेटिवली कम होगा, तो ये आइटम भी माइनस होगी। उपरोक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हुआ, कॉस्टिंग के प्रॉफिट ऊपर गए। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ ना, तो कॉस्टिंग ने खर्चा ज़्यादा दिखाया, फाइनेंशियल ने कम दिखाया, फाइनेंशियल ने कम दिखाया, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये प्लस होगा। नहीं, इसमें क्या पूछा, कौन सी बात जोड़ी जानी चाहिए, तो ये वाली, केवल ए आएगा इसका आंसर, सारा उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ओनली ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश डैश प्रणाली के मामले में पुनर्मूल्यांकन नहीं, ये सही शब्द नहीं है। डैश डैश प्रणाली के मामले में समाधान विवरण रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कॉस्टिंग में एंड में पहुंचेंगे ना, तो आपको एक नाम सुनाई देगा इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग, और एक सुनाई देगा आपको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग या कॉस्टिंग। तो जो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग होती है ना, उसमें दो सेट रखे जाते हैं। कि सर दो सेट मतलब, इसे आप जो समझ लो कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, एक स्कूल में बुक्स चलती हैं, वो हो गया समझो फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स, जो स्कूल में चलती हैं बुक्स, वो हो गया फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स। और एक उसको आपने ट्यूशन लगवा रखी है, वहाँ की टीचर बोलती है बेटा ये वाली किताबों से पढ़ाई करो, तो वो हो गया उसका सेकंड सेट ऑफ बुक्स। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि कोई रूल या कोई कैलकुलेशन या कोई इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स में अलग लिखा होता नहीं है वैसे, और सेकंड सेट ऑफ बुक्स में अलग लिखा हो या अलग एक्सप्लेनेशन हो, तो उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। अगर उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है तो बच्चा एक दिन अटकेगा, तो जरूर टीचर को पूछेगा कि सर इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, बताओ उसका अंतर का रीज़न क्या है। हो सकता है टीचर जस्टिफाई कर दे, हो सकता है जस्टिफाई ना कर पाए। इसी तरह से नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक फर्स्ट सेट ऑफ बुक्स होता है एज पर द कॉस्टिंग रूल्स के अनुसार, और एक तो होता ही है, हर बिजनेस में होता है एज पर द फाइनेंशियल बुक्स तो सबको बनाने पड़ते हैं, कॉस्टिंग बुक्स कुछ लोगों को बनाने पड़ते हैं। तो अगर आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाए तो दोनों में अंतर हो सकता है, तो आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस दशा में। गैर एकीकृत लेखांकन प्रणाली में नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम में ही आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसका आंसर बी होगा। अगर आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका एक ही सेट होता तो मतलब क्या, मतलब टीचर भी उसी से पढ़ा रहा है, ट्यूटर भी उसी से पढ़ा रहा है, बात ही खत्म, डिफरेंस होगा ही क्यों। आप सोचो ना, आप दो किताबों से पढ़ लेते हो कभी कभी, तो हो सकता है कि इस किताब और इस किताब में अंतर हो, अगर एक ही किताब से पढ़ोगे तो अंतर नहीं होगा ही क्यों। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड इसका आंसर है। बेसिक बट मस्ट नो क्वेश्चन, ये पता होना ही चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा, लागत लेखों के अनुसार शुरुआती कच्चे माल का मूल्य 50,000 है और वित्तीय खातों के अनुसार 60,000 रुपये है। इस स्थिति में लागत लाभ वित्तीय लाभ से, तो आप आराम से समझो, शुरुआती कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल की बात चल रही है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात चल रही है, मतलब डीआर आइटम की बात चल रही है, यानी एक्सपेंस की बात चल रही है। अब आते हैं कौन क्या बातें कर रहा है। 50,000 है, कॉस्टिंग के हिसाब से 50,000 है और फाइनेंशियल के हिसाब से 60,000 है। ऐसे मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 बार में समझ जाना बेटा। कॉस्टिंग का खर्चा, मैं बस सीधा आ गया, कॉस्टिंग का खर्चा 50,000 है, फाइनेंशियल का खर्चा 60,000 है। क्वेश्चन क्या पूछा, इस स्थिति में कॉस्टिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो कॉस्टिंग में खर्चा कम है, या तो यूँ बोल लो कि फाइनेंशियल में खर्चा ज़्यादा है, या यूँ बोल लो, मैं कॉस्टिंग में बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग में खर्चा कम है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी जा रही है ना कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइनेंशियल प्रॉफिट से क्या होगा, यहाँ पे सही वर्ड बैठेगा ज़्यादा। किस तरह में तो समझ ही नहीं आया। ये रॉ मटेरियल की बात है, उसमें भी ओपनिंग स्टॉक की बात है,
ओपनिंग स्टॉक समझो एक्सपेंस का आइटम होता है, डीआर का आइटम होता है। कॉस्टिंग ने खर्चा कम दिखाया है, तो कॉस्टिंग का जो नतीजा आएगा, जो प्रॉफिट का नतीजा आएगा, वो एज पर टू कंपेयर टू फाइनेंशियल ज़्यादा आएगा। इसका आंसर ए होगा। नहीं समझ में आया तो 2 मौके और मिलेंगे। देखो आपके बार वापस लागत लेखों के अनुसार अंतिम कार्य प्रगति, आपके बार वर्क इन प्रोसेस की बात है, लेकिन मेन बात है क्लोजिंग की बात है। कह रहा हूँ ना, इस चैप्टर में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड से फर्क नहीं पड़ता, ओपनिंग या क्लोजिंग से फर्क पड़ता है। क्लोजिंग WIP क्या होता है, मतलब CR आइटम होता है, मतलब इनकम का आइटम होता है। अब आते हैं बात पे कि इनकम का आइटम होता है, ये 60,000 कहाँ है, कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग के हिसाब से है 60K, और फाइनेंशियल में क्या है, फाइनेंशियल के अनुसार है 50K। इसने ज़्यादा दिखाया, इसने कम दिखाया। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से जाता हूँ। इस स्थिति में लागत का लाभ वित्तीय लाभ से, वही लैंग्वेज है। कॉस्टिंग ने, अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, कॉस्टिंग ने इनकम को ज़्यादा दिखाया, कॉस्टिंग ने इनकम को ज़्यादा दिखाया, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसका भी आंसर ज़्यादा आएगा। नहीं समझा रहा ज़्यादा, समझ में आ गया? अब तो सर दुख रहा है सर हमारा। ठीक है। लागत लेखों के अनुसार अंतिम निर्मित माल, आपके बार बात कर रहा है फिनिश गुड्स की, लेकिन अंतिम की बात कर रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, मतलब CR की बात कर रहा है, मतलब इनकम की बात कर रहा है। और कौन क्या बातें बोल रहा है? कॉस्टिंग में, ये वापस कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग में 50 है और फाइनेंशियल में 60 है। और अभी भी लैंग्वेज यही है, यहाँ पे भी ये बदलेगा ना तो तुमको बदलना पड़ेगा। इसने पूछा इस स्थिति में कॉस्टिंग प्रॉफिट क्या होगा, तो अब आप देखो, कॉस्टिंग ने इनकम को कम दिखाया, कॉस्टिंग ने इनकम को कम दिखाया, इसलिए कॉस्टिंग प्रॉफिट कम होगा। कॉस्टिंग ने इनकम को कम दिखाया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट कम होगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ख्याति का अपलेखन, गुडविल को राइट ऑफ करना एक ऐसी आइटम है जिसे डैश डैश खातों में शामिल किया जाता है, लेकिन डैश डैश खातों में नहीं। तो गुडविल का राइट ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ आप करोगे तो ये आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखाई देगी, लेकिन ये आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाई देगी। वित्तीय लेखों में दर्ज होता है, लेकिन लागत लेखों में दर्ज नहीं होता है। हमें पता है गुडविल जिसका बेसिक नेचर डीआर होता है, अगर हम उसे राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ करते समय P&L टू गुडविल एंट्री होती है। ये एक ऐसी एंट्री है जो P&L में, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होती है, लेकिन पूरी आप कॉस्ट शीट देख लो जिसमें आपका प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट आता है, उसके अंदर कहीं पे भी गुडविल को राइट ऑफ करने जैसी आइटम नहीं आती। तो कॉस्ट शीट के अंदर ये आइटम नहीं आती, तो इसका आंसर ए होगा। होपफुली मैं आपको समझा पाया। 20 क्वेश्चन और हैं, वो ऐप के अंदर हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा।